जब मेरा फूलन देवी के केस में नाम आया तो उसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। जिस समय हमारे देश का एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसको हम कंधार हाईजैक बोलते हैं, तो जो उस समय के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, वो उस प्लेन को लेने के लिए कंधार गए थे अफ़गानिस्तान। तो तब उन्होंने वापस आकर जब वो प्लेन को वापस लाए थे तो तब उन्होंने ये जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे जो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उस पर जूते चप्पल मारते हैं। बड़े अपमान हमें इस बात से लगता है। मैंने ये प्रयास स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं कैसे तिहाड़ जेल से निकलूं और अफ़गानिस्तान पहुंचूं। सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया, तो इधर से एक पासपोर्ट मेरा बना था संजय गुप्ता के नाम से, तो उस पासपोर्ट पर मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। बांग्लादेश से पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं वाया इस्लामाबाद अफ़गानिस्तान जाऊं, तो उसके लिए मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप आराम से पाकिस्तान रहना और बेवजह पकड़े जाओगे तो दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई वहाँ पे रहने के बाद तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि फिर आप तो बम फुड़वाते हैं। तो कहने लगे कि हम भाई सबसे बम नहीं फुड़वाते हैं, आप चिंता मत करो, आपसे नहीं फुड़वाएंगे। कहने लगे कि किस एजेंसी के लिए काम करते हो? मैंने कहा ये एजेंसी क्या होती है भाई? तो कहने लगा कि क्या मतलब रॉ के लिए करते हो? मैंने कहा कि भाई अगर रॉ ने मुझे यहाँ भेजेगी तो मेरे नाम पे क्या संजय गुप्ता लिख के भेजेगी? मेरे नाम भेजेगी शादाब खान लिख के भेजेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा से ही क्षत्रिय अस्मिता की बात की है, और ये वो शख्स हैं जो कि अफगानिस्तान पहुंच गए थे पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी लाने के लिए, वो भी तालिबान के राज में। हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज माहौल राममय है और राममय माहौल के बीच में आप खुद भी एक क्षत्रिय हैं और राजा राम भी क्षत्रिय थे। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर बन रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, बहुत ही पूरे देश के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़े गर्व की बात है कि इतने वर्षों से, कई सौ वर्षों से जो है प्रभु श्री राम जो है वो अज्ञातवास में थे। तो नो डाउट बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि जो भी प्रभु राम को अपना आइडल मानता है तो वो प्रसन्न ही होगा, और इसकी मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। और मुझे निजी रूप से भी बड़ी प्रसन्नता है। बस एक बात को लेकर थोड़ा सा मुझे मतलब अप्रसन्नता है, वो ये है कि जो प्रभु श्री राम का जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में अगर सदस्य के रूप में जो अयोध्या के आसपास के जो क्षत्रिय समाज के गांव हैं, करीब 150 गांव हैं, तो उन्होंने जब से राम मंदिर को तोड़ के औरंगज़ेब ने उसको बाबरी मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया था, तो बाबर ने, तो तब से उन्होंने वहाँ के क्षत्रियों ने जो है ये पगड़ी और जूता पहनने से मतलब मना कर दिया। और तब से वो लोग पगड़ी नहीं लगाते थे, जूता नहीं पहनते थे चमड़े का, कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर दोबारा नहीं बनेगा हम तब तक नहीं पहनेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके इस त्याग को देखते हुए वो जो क्षत्रिय समाज के जो गांव हैं उनमें से भी किसी बुजुर्ग को इस जो ये कमेटी बनी हुई है जो अयोध्या मंदिर की, उसमें एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को भी लेना चाहिए था। इससे पूरे उनका जो त्याग है उसका एक उनको भी प्रसन्नता। राणा जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार आपकी बात सुनेगी और इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी आप भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय करणी सेना के, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है। आपको लगता है कोई राजनीतिक कारण है या कुछ और? देखिए, क्योंकि उस समय सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, और जैसा कि सबको पता है कि जो पंजाब सरकार है उन्होंने कई बार जो राजस्थान सरकार है उसको इस बात से अवगत कराया कि इनकी जान को खतरा है। तो जो अशोक गहलोत जी हैं उनकी ये मैं नेग्लिजेंसी मानता हूँ, और इसका अगर सरकार के रूप में मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा, लेकिन जब आप एक अच्छे प्रशासक हैं तो आपकी निगाह चारों तरफ रहनी चाहिए। अगर आपसे ये चूक हुई है
तो भी ये एक गलती है और इससे बड़ी हानि हुई है समाज को। तो इसके ज़िम्मेदार अशोक गहलोत जी को मानने में कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपके राज्य में कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। क्या फूलन देवी मामले में राजनीति में आपको कोई फायदा हुआ? नहीं, देखिए, फूलन देवी से रिगार्डिंग अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो उससे मुझे जीवन में लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। नुकसान ही कह लेंगे। और फिर वैसे तो मैं एक पॉलिटिकल माइंडेड आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। और मैंने हमेशा कोशिश की कि चाहे देश का कोई भी जाति या धर्म या क्षेत्र का व्यक्ति हो, जो एक इंसानियत की बात है वो हम उनके साथ करें और उसी लाइन पर हम अपना काम करते तो भी फिर हैं। इसी पर पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां या उनकी मिट्टी कह लीजिए, वो अफगानिस्तान में है, ये कब आपने सुना और कहाँ आप उस वक्त थे और कैसे आपके मन में आया कि जाकर लानी चाहिए? देखिए, सुना तो मैंने जिस समय हमारे देश का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसको हम कंधार हाईजैक बोलते हैं, तो जो उस समय के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, वो उस प्लेन को लेने के लिए कंधार गए थे अफगानिस्तान। तो तब उन्होंने वापस आकर, जब वो प्लेन को वापस लाए थे, तो तब उन्होंने ये जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे जो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और उस पर जूते चप्पल मारते हैं, बड़े अपमान हमें इस बात से लगता है। यही सेम इन्फॉर्मेशन जो है, जब खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी जब खुद विदेश मंत्री थे 80s में, तो तब उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि वो पृथ्वीराज चौहान जी के उस पर समाधि पर जाएं और उसको देख कर आएँ, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाए थे। और ये बात उन्होंने जो है पार्लियामेंट में बोली थी, तो ये भी न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में आया था। तो इसके द्वारा हमें जानकारी मिली। जब ये हमें जानकारी मिली तो ये 99 के आसपास की बात है, 2000 की बात है करीब। तो उस समय जो देश के अलग अलग संगठन हैं, उसमें आरएसएस भी है, तो उन लोगों ने इसके लिए एक प्रयास शुरू किया, धरना प्रदर्शन देना शुरू किया कि किसी प्रकार से हम उनकी समाधि, उनकी मिट्टी को वापस ला सकें। तो लेकिन सन 2001 में जब मेरा फूलन देवी के केस में नाम आया, तो उसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान, तो आप उस वक्त तिहाड़ जेल में थे जब आपने ये सुना कि हाँ ऐसे ऐसे वहाँ पे मिट्टी है पृथ्वीराज चौहान जी मतलब की? सुना तो पहले ही था 2000 में, बट जब मैं जेल में चला गया तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हर जगह चल रहे थे, तो तब भी आए दिन न्यूज़पेपर्स में आता था। तो एक दिन जब मैं जेल में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो तब भी ये खबर आई थी। तब जो हमारे चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो और अमर सिंह जी, उन लोगों ने एक खांडसा में हरियाणा में एक मीटिंग करी थी, बड़ी मीटिंग थी वो, और उसमें ऐलान किया था कि हम ये वापस लेके आएंगे सरकार के द्वारा। तो तब मैंने जब न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, तो मेरे साथ, मैं हाई सिक्योरिटी वार्ड में था तिहाड़ के, तो काफ़ी सारे टेररिस्ट जो थे वो भी हमारे साथ ही रहते थे वहाँ। कौन कौन था उस वक्त आपके साथ? उस समय एक ताजा खान था, गयूर खान था, जो कि तालिबानी टेररिस्ट थे, बाकी कश्मीरी टेररिस्ट भी बहुत थे, पाकिस्तानी भी थे। तो जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ के ये कहा कि अब हमारी सरकार इसको देखना वापस लेकर आएगी, क्योंकि अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनके मन की भी ये इच्छा थी, तो वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि राणा जी, जब 800 सालों से कोई नहीं ला पाया, तो ये अब भी नहीं कोई ला पाएगा, और आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, और ये तो हम पठान लोग हैं जो अफगानिस्तान से आके भी आपके देश में कुछ कर सकते हैं, और आप लोगों के बस का ये काम नहीं है। तो क्या उकसा रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे? नहीं, वो उनकी मन की भावना रही होगी, और वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे। 800 सालों से तो कोई ला नहीं पाया था, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना के मोहम्मद गौरी जो है वो लेकर गए थे। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि भाई अगर सरकार नहीं लाएगी तो मैं लेके आऊँगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए। हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो हम लोग
इतने सालों से 20-20 साल से जेल में, हम यहाँ से निकल नहीं पाते हैं जेल से। तो आप तो एक साधारण व्यक्ति हो, कोई आपका संगठन भी नहीं है, तो आप पहले तिहाड़ से ही निकलने के लिए सोच लीजिए, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा कि चलिए तिहाड़ से भी निकलेंगे और वहाँ भी जाएंगे। तो मतलब आपने ठान ली थी कि आप निकल के नहीं, और लेकर ही आएंगे? उस समय तो ऐसा कुछ नहीं ठाना था। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभु श्री राम की ही इच्छा थी कि वो मेरे मुख से उन्होंने ये शब्द निकलवा दिए। जब उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ तो निकल गया, ये मुँह से निकल गया। तो क्या है कि जेल के अंदर एक ख़ास बात ये है कि आप अगर कुछ बोलते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मजाक का पात्र बनेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है कि आप उनको अवॉइड कर दें या वहाँ से छुप जाएं कहीं। मतलब क्योंकि हर रोज उन्हीं लोगों को फेस करना पड़ेगा। वो तो 15-20 लोग हैं मान लीजिए वार्ड में, तो 10-10, 20-20 साल तक एक साथ ही रहते हैं। तो वो तो जो है अगले दिन सुबह उठेंगे और उन्होंने फिर मजाक करनी शुरू कर दी। वो जैसे ही सुबह मिले 7 बजे उनकी शक्ल देखने को मिले, वो कहें कि हाँ भाई राणा जी कब जा रहे हैं अफगानिस्तान। तो फिर एक माइंड मेकअप मेरा बनता चला गया और फिर मैंने ये प्रयास स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं कैसे तिहाड़ जेल से निकलूं और अफगानिस्तान पहुंचूं। तो 2004 में, सन 2004 में मैं 17 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल से स्केप हुआ। लेकिन कैसे, यही तो सवाल है कि मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ आप तिहाड़ जेल से कैसे निकल गए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की ही इच्छा थी, क्योंकि तिहाड़ जेल से आज तक जो है वो 2 ही एस्केपिंग हुई है इस लेवल की, और पूरे देश की सबसे सिक्योर वो जेल मानी जाती है, बल्कि एशिया की नंबर 1 जेल मानी जाती है। और जो मेरी जो एस्केपिंग है वो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को धक्का दिया हो, मतलब कोई बल यूज़ नहीं किया, कोई फोर्स यूज़ नहीं करा, प्लानिंग के साथ। और मैंने कोई उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं है, बस वो होना था तो बस वो हो गया। उन्होंने मतलब एक थोड़ा सा तो वो यूज़ हुआ है, प्लानिंग कह सकते हैं उसको, बट कोई बहुत ज़्यादा उसमें मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ा। दिमाग तो लगा है, बट मुझे लगता है कि उसमें अगर मैं उसमें उस दिन के अगर सर्कमस्टेंसेस बताऊं जो उस दिन हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें प्रभु की ही इच्छा थी कि तो फिर आप ऐसा कीजिए, बता दीजिए क्या सर्कमस्टांसेस थे। देखिए, पूरा तो खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इशारों में बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन मेरी बाहर कोर्ट में डेट थी, तो जो पुलिस जो फोर्स लेने के लिए आती थी, तो तब मेरी 14 लोगों की गार्ड बोलते हैं उसको, तो मतलब 14 पुलिस वाले मेरे साथ जाते थे, इंस्पेक्टर और 2 हवलदार और फिर 11 पुलिस वाले, 11 सिपाही। तो उनका एक टाइमिंग होता है तिहाड़ जेल से, जो नियम है वो ये है कि सुबह 6 बजे के बाद ही वो किसी प्रिजनर को पुलिस वालों को देते हैं उसको बाहर कोर्ट में पेश करने के लिए, और शाम के 6 बजे से पहले देते हैं। मतलब कि शाम के 6 बजे के बाद सुबह के 6 बजे तक तिहाड़ जेल से किसी भी प्रिजनर को नहीं दिया जाता है। तो क्योंकि मुझे सुबह उनको देना था जेल वालों को, तो जो फोर्स मेरे को लेने आती थी उसका जो टाइमिंग था वो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 टू 7 AM था। तो जो मुझे जो लेने के लिए आए हुए थे, आना था जिनको, मैंने उनको कहा कि भाई आप 6:20 पे आना। अब वो आए नहीं, वो आए करीब 6:45 के आसपास। हाँ। तो अब असली पुलिस वाले भी तब तक अगर उनके साथ वैसा ना होता तो असलियत में वो आ जाते। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन उनकी जो पुलिस वैन थी वो पंचर हो गई। अब वो पंचर हो गई तो वो लोग वहाँ पे जो उनका टाइमिंग था वो उस समय आ नहीं पाए, और वो उस दिन आए 7:05 के आसपास। तो और जो ये जो आपके मददगार जो थे वो नकली पुलिस वाले बन के पहले ही पहुंच गए, ऐसा क्या? हाँ, वो तो उनको आना तो पहले ही था, बट वो भी लेट हो गए थे। और अगर असली पुलिस वाले सही टाइम पे आ जाते तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन उनको भी ईश्वर ने
अपने माध्यम से पीछे ही रोक लिया। उनकी गाड़ी अगर पंचर ना होती, जो कि बड़ा रेयर है, पुलिस वैन जब पंचर हो गई तो बल्कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई शेर सिंह तुमने ही पंचर करा दी थी क्या? हमारी गाड़ी अगर पंचर ना होती। ऐसा था क्या? ऐसा तो नहीं आपने पंचर कराई हो? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा था नहीं, और ये ईश्वर की ही इच्छा थी। पंचर नहीं होती तो फिर मैं बाहर भी ना जा पाता और मैं अफगानिस्तान भी ना जा पाता। तो लेकिन ऐसी तिहाड़ से जब आप निकले तो आप कहाँ गए? देखिए, वो तो फिर बड़ी लंबी जर्नी है। सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया। तो इधर से एक पासपोर्ट मेरा बना था संजय गुप्ता के नाम से। तो उस पासपोर्ट पर मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। बांग्लादेश से पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं वाया इस्लामाबाद अफ़गानिस्तान जाऊं। तो उसके लिए मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपके वहाँ होने की जानकारी पाकिस्तान एम्बेसी को पहले से ही थी? नहीं, पहले से नहीं थी। क्या हुआ कि मैं खुद पाकिस्तान एम्बेसी में गया। तो मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे ये जानकारी, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी कि उस समय 2004 में काबुल जाने के लिए पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 3 ही एयरपोर्ट से काबुल के लिए फ़्लाइट थी। एक दिल्ली से थी, एक दुबई से थी और एक इस्लामाबाद से थी। तो दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था और दुबई का मेरा कोई नेटवर्क नहीं था। तो मुझे लगा कि भाई मेरे को इस्लामाबाद से जाना चाहिए। तो मैंने उनके पास गया। जब मेरे को वो जो वीज़ा काउंसलर थे, तो उन्होंने मेरे से बातचीत करी। तो उनको मतलब उन्होंने पहले, उनको ये आश्चर्य हुआ कि भाई कोई, क्योंकि मेरा पासपोर्ट संजय गुप्ता के नाम से था, तो कोई हिंदू नाम का जो पर्सन है, जिसका पासपोर्ट हिंदू नाम से है, वो अफ़गानिस्तान क्यों जाना चाहता है, फिर वो क्यों नहीं दिल्ली से जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस उनके माइंड में आए। तो उन्होंने मेरा जो पासपोर्ट वगैरह था उसके ज़ेरॉक्स वगैरह करा ली। तो उनको लगा कि भाई ये कोई जो ये दिख रहा है वो है नहीं, डाउट हो गया। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्ट जो वीज़ा जो पॉलिसी है हमारी, वो ये है कि जो जिस देश का पासपोर्ट होल्डर है उसी देश से ही वीज़ा अप्लाई करेगा पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि आप इंडियन हैं और आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके केस में एक स्पेशल कोशिश करूंगा, इस्लामाबाद में करूंगा बात, और मैं आपको 10 से 15 दिन के अंदर बताऊंगा। उस समय रमज़ान का समय चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा और तब तक आप हमारे टच में रहिएगा। तो एक व्यक्ति का उन्होंने नंबर मेरे को कर दिया। तो वो मेरे से लगातार बात करते थे। तो वो बार बार बात करने लगे। इसी दौरान मैंने अपने वीज़ा का बंदोबस्त अपने पासपोर्ट पर कर लिया और दुबई से जाने के लिए अपने भी असली पासपोर्ट पे कर लिया? कोई संजय गुप्ता के नाम से। हाँ। दुबई से कर लिया आपने? नहीं, मुंबई से। देखिए, वीज़ा तो एक अलग चीज़ है और जाना एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो वीज़ा लेना था ना। तो वीज़ा मैंने अप्लाई किया, मुंबई में कॉन्सुलेट थी अफगानिस्तान की, वहाँ पे। तो उस काउंसुलेट से वीज़ा मैंने अप्लाई किया और मेरा वीज़ा आ गया। तो जब वीज़ा आ गया तो अब मुझे वहाँ पे जाना था मुंबई। तो शुरू में 15 दिन का वीज़ा था। नहीं, मुंबई से तो मैं अपने पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा के वापस बांग्लादेश चला गया। हाँ। तो जब चला गया तो उसी दौरान मैंने दुबई में अपने एक परिचित है उनके नहीं, इस बीच ये भी था कि पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने आपके सामने कुछ ऑफर भी रखा था। हाँ, वो तभी रखा। और क्या ऑफर था ये? जब मैंने दुबई से जाने के लिए अपना एक प्रिपरेशन कर ली, तो मैंने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो उनका फिर एक दिन फ़ोन आया। वो कहने लगे कि भाई आप हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मिलने भी नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा कि बस सर ऐसा कुछ है नहीं, तो आऊँगा मैं आपसे। मैं उनको एक्चुअली क्या है, टाल रहा था, थोड़ा सा डिले कर रहा था। तो वो कहने लगे कि अरे चल, उन्होंने कहा कि सर मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो आप आ जाओ 2 दिन बाद। तो मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। और ये सर कौन थे? वही जो वीज़ा काउंसलर थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं 2 दिन बाद भी नहीं गया। तो फिर उनका फ़ोन आया। तो उसने कहा कि हाँ भाई, संजय गुप्ता कहूँ या शेर सिंह राणा कहूँ?
तो पता लगवा लिया था मतलब उन्होंने। हाँ, तो मैं फिर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा मतलब, कहने लगे कि मतलब आप सब समझते हैं, आपको इतनी बार हमने बुलाया, आप आते ही नहीं है, तो आओ बैठो, वरना तो वापस इंडिया जाओगे, बेवजह जेल काटोगे। तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो अब आ नहीं पाऊँगा। तो कहने लगे कि फिर क्या वहीं जाना है दोबारा? तो मैंने कहा वो तो चलिए जब जाना होगा तब देखेंगे। तो कहने लगे कि क्यों नहीं आना चाहते? तो मैंने कहा कि भाई आप तो उल्टे सीधे काम बताते हैं आप लोग। कहने लगे कि आप आराम से उन्होंने मुझे कहा कि आप आराम से पाकिस्तान रहना, और बेवजह पकड़े जाओगे तो दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और बदले में कुछ करवाना चाहते थे आपसे? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा तब। तो मैंने तब जब उन्होंने मुझे कहा कि आराम से पाकिस्तान में रहना, तो मैंने कहा कि भाई वहाँ पे रहने के बाद तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि फिर आप तो बम फुड़वाते हैं। तो कहने लगे कि हम भाई सबसे बम नहीं फुड़वाते हैं, आप चिंता मत करो, आपसे नहीं फुड़वाएंगे। तो मैंने कहा चलो, फिर भी मेरे को कहने लगे कि आप तो बिजनेस करना। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई बिजनेस भी नहीं करना। और तो वो कहने लगे, तो उनसे मेरी थोड़ा क्लैश हो गया बात बात में, फ़ोन पर टेलीफोनिक। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया, और फिर वो नंबर और वो जो मोबाइल है वो सब मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर उसके थोड़े दो से मतलब मुश्किल से विद इन अ वीक जो है, मैं वाया दुबई जो है, ढाका से दुबई और दुबई से काबुल की फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी। तो फिर मैं वहाँ से उधर से चला गया फिर। अच्छा, तो फिर आप कहाँ, काबुल उतरे? हाँ, काबुल। काबुल के बाद की जर्नी बताइए कैसी रही? वो तो बड़ी लंबी है, तो शॉर्टकट में बता दीजिए। हाँ, तो काबुल जब मैं उतर गया तो मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि कंधार के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि है। तो मैं नेक्स्ट डे ही जो है कंधार जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली, और मैं चला भी गया। लेकिन ये वो समय की बात कर रहे हैं हम जब तालिबान का राज था वहाँ पे? वहाँ पे उस समय तालिबान से भी खतरनाक माहौल था। वहाँ पे उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तालिबान में और जो नाटो फोर्सेस हैं, वो सबसे ज़्यादा जो क्लैश का टाइम था ना, वो था उस समय। तो आपको डर नहीं लगा? मतलब अब तालिबान तो जाने जाते हैं कि सर कलम कर देते हैं। देखिए, डर इंसान को मौत का ही तो होता है, उससे आगे तो कुछ जीवन में है नहीं। जब मैं तिहाड़ जेल से निकल गया, या जब मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि ऐसा काम, मतलब हमें समाधि को वापस लेके आना है पृथ्वीराज चौहान जी को। क्योंकि देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी ऐसा नहीं है कि देश के किसी जाति या धर्म या वर्ग के हों, वो आखिरी सम्राट हैं भारत के, हिंदू सम्राट। तो चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हम सभी के वो महान पूर्वज हैं। तो हमारे देश की ये एक अस्मिता का सवाल था, और इसीलिए अटल जी ने या दूसरे लोगों ने भी अपने लेवल पे उन्होंने भी कोशिश की ही थी। तो इसमें तो जब माइंड और मन मेकअप हो गया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं आपको बताऊं कि जब मैं अगले दिन कंधार पहुंच गया, तो वहाँ पे एक लड़का था, मतलब एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ कि काबुल में मुझे एक व्यक्ति मिल गया, इंडियन था। तो वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चलाता था, इंडियन रेस्टोरेंट। तो जब वो मिल गया तो उसने मेरी बात अपने एक फ्रेंड से बताई जो कि अफ़गानी ही था। तो वो कंधार में था उस समय। तो जब मैं कंधार पहुंच गया नेक्स्ट डे ही, और पहुंच के जब वो मुझे शाम को मिला, जहाँ पे भी वो वर्क करता था वहाँ से वो शाम को आया, तो जिस होटल में वो रुका हुआ था उसी होटल में मैंने भी एक रूम ले लिया। तो उसने मेरे से आते ही कहा कि किस देश के लिए काम करते हो? तो मैंने कहा किस देश के लिए मतलब? कहने लगे कि किस एजेंसी के लिए काम करते हो? मैंने कहा ये एजेंसी क्या होती है भाई? तो कहने लगा कि क्या मतलब रॉ के लिए करते हो? मैंने कहा कि भाई अगर रॉ ने मुझे यहाँ भेजेगी तो मेरे नाम पे क्या संजय गुप्ता लिख के भेजेगी? मेरे नाम भेजेगी शादाब खान लिख के भेजेगी? तो मैंने कहा क्या एजेंसी बेवकूफ़ है क्या? तो मैंने कहा भाई मैं एजेंसी से नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूँ, और मैं जो हूँ जो गौरी डायनेस्टी है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ, और उससे रिगार्डिंग मुझे पता चला कि उनके कुछ मेमोरीज यहाँ पे हैं, तो वो मैं खोजबीन करने के लिए आया और उसमें आप मेरी हेल्प कर दीजिए। खैर उसने मेरे से कहा कि
भाई डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों में तो इतना दम नहीं है। और कहने लगा कि मैं खुद जब काबुल से जब यहाँ पे कंधार आता हूँ तो मेरी अम्मी मुझे 10 बार गले लगाती है कि भाई वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये इतनी डेंजरस प्लेस है। तो कहने लगा कि जब अफ़गानी यहाँ आते हुए डरते हैं और तुम जीवन में पहली बार अफ़गानिस्तान आए और काबुल एयरपोर्ट से अगले दिन उतर के कंधार आ गए, तो ये मैं मान नहीं सकता कि तुम कोई मतलब नॉर्मल पर्सन हो। तो फिर मैंने उसको खैर जितना संतुष्ट किया जा सकता था उसको किया। फिर उसने थोड़ा मेरी हेल्प करी। उसका नाम बताना पता नहीं सही है कि नहीं, वैसे उसका नाम जो है आज तक मैंने बताया नहीं, अमानुल्लाह उसका नाम था। तो फिर कंधार में हमें कुछ मिला नहीं। फिर मैं फिर वापस काबुल आ गया 5-6 दिन वहाँ पे खोजबीन करने के बाद। तो फिर खोज को मैंने आगे बढ़ाया। तो फिर एक हेरात एक प्लेस है जो कि ईरान बॉर्डर पे पड़ती है। तो फिर मैं हेरात गया। हेरात में जो मोहम्मद गौरी जिनको हम बोलते हैं, एक्चुअली में क्या है, ये 2 भाई थे। इनके बड़े भाई थे गियासुद्दीन गौरी और छोटे भाई थे शहाबुद्दीन गौरी। तो शहाबुद्दीन गौरी तो गजनी में बैठते थे और उनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान जी से। लेकिन जो असली सुल्तान थे, ये उनके कमांडर थे सगे भाई। असली सुल्तान गियासुद्दीन गौरी थे। तो गियासुद्दीन जो है वो रूल करते थे हेरात से, और पूरा अफ़गानिस्तान और ये पूरा नॉर्थ इंडिया, इसके ऊपर इन लोगों का कब्जा था। तो फिर मैं वहाँ गया, उनकी मैंने वो सब देखी। करीब 1.5 महीने के बाद मैं लगातार खोजता रहा। गजनी गया, गजनी में भी तो खोजबीन की। खाते पीते सर्वाइवल कैसे होता था आपका इस 1.5 महीने के अंदर? हाँ, देखिए क्या है कि मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ, तो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो मैं क्या है कि या तो फ्रूट्स खा लेता था, और जैसे मान लीजिए रोटी खाने का मन करता था, जैसे अब पूरा टाइम फ्रूट्स तो आप रोज़ नहीं खा पाओगे। तो वहाँ पे ना क्रीम मिलती थी, एक नेस्ले की क्रीम की वो मिलती थी, तो मैं रोटी और क्रीम लगा के खा लेता था। फिर कई दिन तक तो ऐसे ही चला। एक दिन जो है मुझे वहाँ पे वो जो एक काबुली चने होते हैं ना, तो वो मेरे को स्टॉल उसकी दिख गई। तो वहाँ पे बस नमक के पानी में वो चने, मतलब काबुली छोले जिसको बोलते हैं, उसको उबालते हैं वो। तो नमकीन चीज़ खाने का मन करता था, तो फिर मेरे को वो दिख गया, तो फिर मैंने वो उसको खा लेता था कभी कभी। 3 महीने के करीब मैं वहाँ पे रहा। 1.5 महीने के इस बीच कभी ऐसा नहीं हुआ कि तालिबानियों को आपके ऊपर शक हुआ हो या उन्होंने पकड़ लिया हो आपको, कुछ ऐसा कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ? हाँ, मुझे पकड़ लिया था। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ, पकड़ लिया था मुझे उन्होंने गांव के अंदर ही पकड़ लिया था। और क्या कर रहे थे आप, कहाँ पे थे आप? क्या हुआ कि जब मुझे उसकी जगह पता चल गई, वो गजनी के पास एक प्लेस थी देयक। तो गजनी से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह थी जहाँ पे गौरी की, पृथ्वीराज चौहान जी की और जो उनके कवि थे चंद्र बरदाई, उनकी समाधि थी। तो जब मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर मैंने प्लानिंग करी, मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसको YouTube में भी मैंने डाला हुआ है, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो करके। तो वो उसकी पूरी प्लानिंग बनाई, भाई कैसे इसको हम खोद के वापस ला सकते हैं। तो पहले मैंने संतुष्टि जब मुझे हो गई, हाँ यही जगह है, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट था, तो उनके थ्रू भी मेरे को कंफर्मेशन हुआ, प्लस जो वहाँ के जो लोकल थे, जो गांव के लोग थे, उनके थ्रू भी हुआ। तो फिर मैंने प्लानिंग शुरू करी। तो मैंने मतलब मेरी कई प्लानिंग फेल हो गई। तो जब एक प्लानिंग फेल हुई तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया। तो एक पार्टी मेरे साथ थी और एक अपोजिट में थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो फिर फैसला ये हुआ उन दोनों में कि भाई मुझे जो है वहाँ पे शायद उसको वली बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कलेक्टर होता है ना, DC, तो उसके सामने पेश करेंगे। तो वहाँ पे जो जैसे DC है या SP है, आप
तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम पास करके आप बने हुए हैं। वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कबीले के बड़े सरदार हैं तो आपको तो बना आप दिया। एसपी बना देंगे, और मान लीजिए आप थोड़ा छोटे हुए हैं तो आपको इंस्पेक्टर बना देंगे, है ना, या बड़े उसके हैं तो आर्मी का कमांडर बना देंगे। तो जैसे 47 में हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि मीडिया चैनल तक में जो है, जो अफ़गानिस्तान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे उनके सैनिकों को हम आतंकवादी समझते हैं, जैसे देखते हैं ना कि वो गाड़ियों में जा रहे हैं लद के, तो वो एक्चुअली में वो फोर्स है उनकी, वो टेररिस्ट नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है। और अभी जो भारत सरकार ने उनसे जो दोस्ती करने का जो तालिबान से जो फैसला लिया, वो भी बहुत स्वागत योग्य है। इसमें भी हमारे देश की पॉलिसी गलत थी, क्योंकि जो तालिबान है, तालिबान एक्चुअली ऐसा है कि जैसे 47 से पहले यहाँ पे राजतंत्र था, तो मान लीजिए बहुत सारी रियासत मिलकर एक संगठन बना लें, और वो संगठन बना के जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, वैसे ही तालिबानी बहुत सारे जो वहाँ पे कबीले हैं, उन सब ने एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा तालिबान, और उसका प्रमुख जो है जैसे मुल्ला उमर को बना दिया। अब मान लीजिए कोई सपोज हमारा कोई आइडल है, हमारे कबीले का कोई प्रमुख है, कोई हमारा राजा है, उसको किसी फोर्स ने मार दिया, तो क्या हम कभी उनसे समझौता कर सकते हैं? तो जब आपको वली के सामने प्रेजेंट किया गया तो वली ने क्या कहा? वली ने कहा कि भाई ये जो आप इसका रेनोवेशन कराना चाहते हैं, एक्चुअली मैं रेनोवेशन के बहाने से अपना काम कर रहा था कि मैं इसका सुधार कराना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, मजार का। वो तो एक ही साथ है ना, एक ही साथ थी। तो मैंने ये बात सच है कि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को सबको चप्पलों से मारना होता था? वो एक्चुअली क्या है कि जो गौरी की जो कब्र है, उस कब्र के बाहर जो पैरों की साइड होता है ना, जैसे आप मान लीजिए किसी भी मंदिर में या मुसल्लम में जाएंगे या किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो उसकी कोई एंट्रेंस तो होगी। तो आप किसी पवित्र स्थान को मानते हैं जिसको, अगर उसमें आप एंटर करेंगे तो चप्पल जूते बाहर उतारेंगे। तो जहाँ पे आप चप्पल जूते उतारते हैं वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्रवरदाई हैं, गेट के दोनों तरफ उनकी कब्र बनाई हुई थी। तो वहाँ उनके कब्र के ऊपर चप्पल उतार के और फिर लोग अंदर जाते थे। तो ये वहाँ पर वो था, मतलब एक कल्चर बना रखा था। तो उनका मानना था कि भाई इन लोगों ने हमारे सुल्तान को हत्या कर दी है ना। तो वली ने कहा कि मैंने ये कहा था कि भाई रेनोवेशन कराऊंगा इसका, तो मैंने कहा रेनोवेशन के बहाने से अपना इसको खुदाई कर लेंगे। तो रेनोवेशन उसने कहा कि भाई अभी बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे, तब बड़ी बर्फ़बारी हो रही थी वहाँ पे। तो वो कहने लगे कि जो रेनोवेशन में आपने पैसे खर्च करने हैं, तो उसने मुझसे पूछा कितने करने हैं। मैंने कहा 5 लाख अफ़गानी करने हैं। तो उसने कहा कि वो आप हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे और हम अपने तरीके से कराएंगे, और तुम जो है 3 से 4 महीने के बाद आना। और उसने मेरे को उनसे छुड़वा दिया। लेकिन फिर से मैं घूम के वहाँ आया तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो उस दिन उन्होंने मुझे पकड़ के वो मेरे को दोबारा से गांव लेकर जा रहे थे कि इससे पूछताछ करेंगे, उसके 2 दिन के बाद ही। लेकिन ये गजनी की बात है, तो वो पकड़ के मुझसे पूछताछ कर रहे थे। तो वहाँ पर उसी समय नाटो फोर्सेस के जो ये टैंक होते हैं ना, जो मतलब वो पेट्रोलिंग जो है वो टैंक से ही करते थे वहाँ पे ना। तो वो लोग वहाँ पे आ गए, वो सायरन बजाते थे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो वो जो 15-20 लोग थे वो, तो उन्होंने कहा कि वो दूर दूर खड़े हो गए। सिर्फ एक लड़का मेरे पास खड़ा हो गया, कहने लगा कि किसी तरह का शोर मत करना, वरना तो तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई अभी तेरे पास समय है, अगर तूने इनके चंगुल से अभी छूटा तो छूटेगा। अगर फिर मेरे मन में ये आया कि अगर बाय चांस मान लो नाटो वालों ने पकड़ भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को इंडियन एम्बेसी में सौंप देंगे। अगर ये तेरे को गांव लेके, जिंदा तो रहेंगे, हाँ, अगर इन्होंने तेरे को गांव लेकर चले गए तो पृथ्वीराज चौहान जी के बगल में ही तेरी भी समाधि बना देंगे। तो फिर मैंने उसको धक्का देकर और वहाँ से मैं भागा। तो बस भागा तो फिर उनके चंगुल से उस दिन मेरी जान छूटी। तो क्या नेटो फोर्सेस ने आपको देख लिया था?
नहीं, वो तो अपने जैसे टैंक 3-4 टैंक एक साथ चलते थे ना। अब उन्होंने देख भी लिया हो, बट मैं तो वहां से भाग के वहां से। तो तालिबानियों के पास हथियार नहीं थे? नहीं, शहर के अंदर जो शहर होता है वहां पर ऐसे इलीगल वेपन लेकर उस दौरान आप नहीं घूम सकते। अच्छा। जो जैसे जो उन्होंने अफगानी जो पुलिस भर्ती करी हुई है या जो अफगानी आर्मी भर्ती करी हुई है वो वेपन्स लेकर घूमेंगे। तालिबानी एक्चुअली है क्या, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। तालिबानी ऐसे हैं जैसे नक्सलाइट हैं। अब क्या है कि वो दिन में खेती करेंगे, वो तो एक मूवमेंट है, वो दिन में खेती करेंगे। अब हथियार उनके, मान लीजिए कोई उनको कोई एक्शन करना है तो वो अपना 1000 लोग इकट्ठा होंगे या 500 लोग इकट्ठा होंगे और फिर उनको हथियार दे दिए जाएंगे या उनके पास होंगे और फिर वो अपना काम करेंगे, वो फिर से उसी नॉर्मल लाइफ में जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो तालिबान के हैं ना, उसके दो हिस्से हैं। एक है जो पूरी तरह से हर समय हथियार लेकर अपने मूवमेंट को चला रहे हैं, और कुछ हैं जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। तो वो विचारधारा वालों के साथ फंस गए थे। हाँ, वो उसके बाद क्या हुआ आप ये बताइए, जब वहां से आप निकले। हाँ, तो जब वहां समाधि पे आप पहुंचे, उस मोमेंट में क्या हुआ? क्या वहां लोग थे? क्या उन लोगों ने खोदते हुए देखा? क्या किया? कब? जब आप फाइनली पहुंच गए समाधि हाँ, पर? नहीं, मैं तो समाधि पर कई बार गया, क्योंकि वो तो एक दिन का वर्क नहीं था। पहले जब मैं बार बार गया तो मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश की कि इसको निकाल लिया जाए। जैसे मैंने बताया ना कि रेनोवेशन के बहाने से किया, वो प्लान फेल हो गया। फिर मैंने वहाँ पे जो लोकल व्यक्ति थे उनको लालच देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, वो भी फेल हो गया। फिर अंतिम समय में जब कामयाबी मिली तो वो ये मिली कि मुझे रात को चोरी करनी पड़ी। तो मैं रात को वहाँ पे गया। फर्स्ट डे जब गया, पहली बार जब गया रात के समय में, तो वो भी उस दिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उस दिन बर्फ़बारी होने लगी और मुझे वो मिली ही नहीं। मैं गांव में भी चला गया, गांव बिल्कुल पूरे 2-3-4 घंटे रात के करीब 9-10 बजे के टाइम से और रात के 1-2 बजे तक वहाँ पे मैं घूमता रहा, लेकिन खोज नहीं पाया मैं। उस दिन फिर जो मेरे साथ गया था वो वापस ले आया मुझे कि कल फिर आ जाएंगे, लेकिन फिर अगले दिन उसने जाने से मना कर दिया। वो कहने लगा कि भाई मुझे अगर पता होता कि तू ऐसी जगह लेके जा रहा है मुझे, तो मैं तो नहीं जाता। तो मैंने कहा कि भाई आप दुगने पैसे ले लेना। तो वो कहने लगा कि मैं पैसे लेके करूँगा क्या, अगर वहाँ पे हमें किसी ने पकड़ लिया तो वहीं से हमें गाड़ी देंगे, वो मार देंगे हमें। तो फिर मुझे दोबारा से नए लोगों का इंतज़ाम करने में फिर से थोड़ा टाइम लगा। फिर मैं गया तो फिर इतने तजुर्बा मेरे को हो चुका था। ईश्वर ने मेरे को सफलता तो दी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद जिस दिन मैं उसको नाकामयाबी जब मुझे मिली, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे दूर से वो जो उनका मुसल्लम था वो दिख रहा था, नज़दीक जाने पे नहीं दिख रहा था। तो दूर से जब मैंने देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। उस समय रात के 2 बज रहे थे। तो जो मेरा साथी था वो वापस चलने लगा। मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी, भाई एक बार दोबारा चलते हैं। तो उसने कहा कि भाई अब नहीं जाएंगे, 2-3 घंटे में तो पूरा गांव जाग जाएगा और हम खोद ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा अब इतनी दूर आ गए, हर चीज़ मतलब अभी संभावना बनी हुई है, तो एक बार और चल लेते हैं। जब वो उसने मना कर दिया तो मैं वहाँ पे बच्चों की तरह मेरे आंसू निकल गए, मैं रोने लगा, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुका था, इतना ज़्यादा खतरा, रोज़ डेली खतरा था। क्योंकि ना रोज़ उस बात का प्रचार भी हो रहा था, भाई एक व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है पता नहीं, है ना। क्योंकि एक दिन मेरे को गजनी में ही जो उनकी एजेंसी का व्यक्ति है उसने भी मेरे को पूछताछ करी थी, जो अफ़गानी एजेंसी का है। लेकिन उसने मेरे को आगाह किया था कि आप, वो ख़तरनाक एरिया है, वहाँ पे आप, हमने सुना है कि आप वहाँ जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपका अपहरण वगैरह हो गया तो फिर जवाब हमें देना पड़ता है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने सुना हो उसी दौरान कई लोगों का किडनैप तालिबानियों ने किया था। भारत सरकार से फिर रैंसम वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि जो कंधार से जो हेरात की जो रोड है वो करीब 600 किलोमीटर की है। उसमें से 300 किलोमीटर की जो रोड है वो भारत सरकार ने बनाई है। तो जो भारत सरकार के कुछ इंजीनियर वगैरह थे
तो उनका भी एक बार किडनैप वहाँ से तो हुआ डर रहे थे था। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। हाँ, ऐसा तो बड़ा मतलब बड़ी कॉमन बात है। कॉमन बात होती है वहाँ की। लेकिन जब वो लम्हा कब आया जब आपने वाकई वहाँ से मिट्टी एकत्र की? और बस वो लम्हा तो रात को ही आया। मैं जिस दिन ये काम सक्सेस मुझे मिली, उस दिन मैंने क्या किया, मैं गांव में थोड़ा सा ऐसे समय में चला गया जो कि मतलब शाम का समय था, तो बस अंधेरा हो रहा था, तो मैं वहाँ जाके पहले ही एक बाग था वहाँ पे छुप गया। तो बस फिर तो आप अकेले गए थे? नहीं, और भी थे मेरे साथ, और भी लोग थे। और फिर हमने इंतज़ार किया कि भाई ये अंधेरा जब मतलब लोग सो जाएंगे तो तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमने उसकी खुदाई वगैरह करी, और जो जो चीज़ें वहाँ से लानी संभव थी और ज़रूरी थी वो चीज़ें हमने अपने साथ ले ली। उसकी बाकायदा हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, और जो हमारे साथ जो जैसे खुदाई का और वैसा सामान जो हमने लिया हुआ था वो हमने वहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो फिर वहाँ से वापस भारत कैसे आया? वहाँ से मैं बाय एयर ही आया, तो उसी दिन सेम डे आ गया, क्योंकि वहाँ पे फिर कंप्लेन वगैरह हो गई। थी आपकी? हाँ, व्यवस्था हो गई थी। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था तो ईश्वर ने मेरी बनाई। फिर भारत आने के बाद आपने क्या किया? भारत आने के बाद मैंने सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया वो सारा सामान लेकर। फिर कुछ सामाजिक संगठन थे, तो उनसे मैंने अप्रोच किया और मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं ये सब चीज़ लेके आया हूँ, और जो मैंने वहाँ से वो जो वीडियो वगैरह बनाए थे उसकी सीडी के कई पार्ट्स बना लिए, और वो सारा सामान तो मैंने सुपुर्द कर दिया वो सामाजिक संगठन को, और वो जो सीडी थी वो मैंने न्यूज़ चैनल्स को प्रोवाइड कराई। तो फिर उन्होंने कई चैनल्स ने उसको अपने उस पर चलाया कि भाई ऐसे ऐसे कितना समय किया। हो गया था आपको तिहाड़ से निकल के अफगानिस्तान में रहते हुए वापस उनके इमोटल्स को बांग्लादेश लेकर आने में? कितने महीने हो गए थे? ये करीब 1.5-2 साल हो गया था। 1.5-2 साल? आप इतना लंबा समय आपने बाहर? हाँ, क्योंकि तिहाड़ वाले आपको ढूंढ नहीं रहे थे इस दौरान? हाँ, पूरा ढूंढ रहे थे। वो तो जो मतलब जब मैं फरार हुआ था, जब एस्केप हुआ मैं, तो उसी दिन ही मुझे याद है तब आडवाणी जी देश के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने तभी एक मतलब दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था, और उसको उन्होंने ऐसे ले लिया था कि भाई ये बड़ी देश के लिए या प्रिजन के लिए बड़ी अपमानजनक बात है कि एक व्यक्ति तिहाड़ से भाग गया। तो जब आप इमोटल्स लेकर आए, मतलब मिट्टी पृथ्वी के लेकर आए, तो क्या परसेप्शन आपको लेकर बदला? देखिए, मैंने जो ये काम ईश्वर ने मेरे हाथ से कराया, ये मैंने किसी के इसलिए नहीं किया कि भाई किसी का विचार मेरे लिए अच्छा बने। ये मेरे मन की भावना थी, और वो अभी भी है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूं जो कि किसी को भी नहीं पता है। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो मिट्टी है वो तो वापस लेकर आया ही। जब मैं उसको ले आया, लाने के बाद जब मैंने सुपुर्द कर दिया, तो फिर मैं यंगून गया, म्यांमार, बहादुर शाह जफर जी की भी मिट्टी को लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी जाति धर्म को खुश करने के लिए ऐसा किया। मेरे ये मन की भावना रही कि जिसने भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसी कोई कुर्बानी दी है या हमारे देश के आइकॉन है, अगर उनका कोई अपमान करता है तो हमें उनके सम्मान को बचाना है। तो मैं जब यंगून गया, और बहादुर शाह जफर जी का भी आखिरी शब्द हैं जब अंग्रेज़ उनको बंदी बना के दिल्ली से यंगून लेकर गए, जेल में डाला वहाँ पे, तो कि भाई 2 गज ज़मीन उनको नहीं मिली, है ना। और क्योंकि उनका मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि वो भी फ्रीडम फाइटर थे। जब लोग हमारे देश में जब भाई पहली जो 1857 में जो क्रांति हुई, उसके जो हेड बनाया गया वो तो उन्हीं को बनाया गया था, बहादुर शाह जफर जी को। तो मैं उसको भी लेने के प्रयास मैंने किया, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि उनका अपमान नहीं होता, उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनकी समाधि को उन्होंने रखा हुआ है। तो फिर जबरदस्ती हम उसकी खुदाई करें, वो तो उल्टा उनका अपमान हो जाएगा। तो हाँ, आप यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की आपने इमोटल्स को, उनकी मिट्टी को संस्थाओं को सौंप दिया,
उसके बाद क्या किया गया उसमें? उन्होंने जो है एक बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें उस समय भैरों सिंह शेखावत जी उप राष्ट्रपति थे देश के, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने एज ए चीफ गेस्ट जो है उनको अप्रोच किया है और उनके द्वारा हम इसको एक यूपी में जिला मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ से मुलायम सिंह जी भी वास्ता रखते हैं, वहाँ से सांसद थे। तो शेखावत जी आए थे? नहीं, शेखावत जी शायद उस कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन करीब बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में थे और जो भी गणमान्य लोग वहाँ रहे होंगे और जो मेरी माता जी हैं वो भी, उनके भी हाथ उसमें लगवाए गए उन्होंने। तो वहाँ पे एक स्मारक उन लोगों ने बनाया, वो सभी सामान जो है एक स्मारक चबूतरा बनाया और उसमें वो सब जो मिट्टी का कलश था वो, प्लस जो मैं दूसरी भी चीज़ें वहाँ से लेकर आया था, जैसे एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे जिसमें फ़ारसी में लिखा हुआ था कि ना ऐसा कोई शेर कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा, ये गाजी और वो है गाजी और शहीद क्या दर्जा देते हैं वो, तो वो एक बोर्ड लगा हुआ था, वो भी ले आया था मैं निकाल के। तो वो सब चीज़ उसी में उन्होंने रख दी। काफ़ी उथल पुथल वाली आपकी जर्नी रही है, लाइफ जर्नी। अभी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनवाई है जी, आपका क्या विज़न है? पॉलिटिकल विज़न क्या है आपका, क्या करेंगे? देखिए मेरा एकदम क्लियर विज़न है। 2016 में जब मैं जेल से छूट कर आया तो क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने देश के लिए अच्छे कार्य करूँ, तो सामाजिक रूप में मैंने अपने प्रयास शुरू किए और 2-3 साल जब मैं लगातार, चाहे हमारे देश का कोई भी राज्य हो, लोगों ने बुलाया मुझे, बड़ा सम्मान किया, हज़ारों लोगों ने जो है जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब ये लोग इतने प्यार हमें करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी इनके लिए रिटर्न में कुछ करें। तो सामाजिक रूप से हमारी बहुत ज़्यादा बंदिश हैं, बाध्य हैं हम। सपोज़ कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम, सपोज़ 1000 लड़के कहते हैं कि जी हम तो बेरोज़गार हैं और भाई साहब कुछ ऐसा कीजिए जो हमें रोज़गार मिले, तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल या कोई संस्था भी आप बना लेंगे, प्राइवेट संस्था, तो उसमें 500, 1000, 2000 लोगों का भला कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक सरकारी तंत्र ही ऐसा है जिससे आप लाखों या करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं, उनको एक सही दिशा दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उसका नाम है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग जो है सत्ता में आएँ या सत्ता में हिस्सेदार बने और जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए न्याय करें। और हमारे पार्टी का ये नारा है कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो इस विज़न पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा जो वर्किंग एरिया है वो हरियाणा राज्य, बिहार और दिल्ली का कुछ पार्ट, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, ये हमारे मेन वर्किंग एरिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेषचंद्र राणा जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो एक दिन रंग लाएंगे। तो उसी तरीके से हम अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा मत, दोबारा मिलेंगे।